प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको सप्तम अध्याय जन आंदोलन के उदय के अंतर्गत ताड़ी विरोधी आंदोलन तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले ताड़ी विरोधी आंदोलन के विषय में जानकारी आपको देते हैं। बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन का अर्थ क्या है? जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को संगठित कर रहा था, उसी समय एक अलग प्रकार का आंदोलन दक्षिणी आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आसपास में मदिरा के बिक्री पर रोक की मांग कर रही थीं। सितंबर और अक्टूबर 1992 में इस प्रकार की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग प्रतिदिन दिखाई पड़ती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के विरुद्ध जंग छेड़ रखी थी। यह जंग शराब माफिया और सरकार दोनों के विरुद्ध थी। इस आंदोलन ने इतना व्यापक रूप धारण किया कि इसे संपूर्ण राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। अब बच्चों, ताड़ी यानी शराब के दुष्प्रभाव एवं आंदोलन। पुरुष ताड़ी पीकर महिलाओं के साथ मारपीट करते थे तथा आमदनी का एक बड़ा भाग खर्च कर देते थे। इसलिए उनके घरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। यह आंदोलन लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा व सामाजिक अन्याय जैसे तत्वों को अपने में धारण करता था। इसके पश्चात बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय व कार्यक्रम क्या थे? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गांव दुबरगट्टा में सन 1990 के प्रारंभिक दौर में महिलाओं के मध्य प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिससे महिलाओं ने व्यापक संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देशी शराब, ताड़ी आदि पीने से संबंधित शिकायतें करती थीं। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके कारण वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ भी बढ़ता चला जा रहा था। पुरुष अपने काम से लगातार अनुपस्थित रहने लगे थे। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आईं व उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। अब बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन का महिला आंदोलन में कैसे बदलाव हुआ, इस विषय में हम जानकारी देते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत ही साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। परंतु इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मसलों तथा महिलाओं के जीवन को गहराई तक प्रभावित किया था। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध तथा राजनीति के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। राज्य सरकारों को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व मिलता था, अतः वह इस पर रोक नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूह ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन में पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दे पर भी बोलने का हक दिया। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पूर्व घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध काम करने वाले महिला समूह साधारणतया शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरे देश में लागू होती थी। महिला समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हो गई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार तथा लैंगिक भेदभाव का मामला बहुत ही जटिल है। 1980 के दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर व उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया तथा लैंगिक समानता के सिद्धांत पर
आधारित व्यक्तिगत तथा संपत्ति कानूनों की मांग की। अब बच्चों, इसका प्रभाव अथवा परिणाम क्या रहा? ताड़ी विरोधी आंदोलन का पहला प्रभाव इस प्रकार के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दे पर खुले तौर पर बात करने लगी। नंबर 2, 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा था। नंबर 3, प्रभाव सन 1993 में भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को पंचायती निकायों में 1/3 सीटों का आरक्षण और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण दिया गया। नंबर 4, ताड़ी विरोधी आंदोलन के फलस्वरूप महिलाओं में जागृति आई है। सन 1992 के बाद दहेज उत्पीड़न, घरेलू उत्पीड़न तथा लिंग भेद के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं और शासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। अब बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं। 8वें दशक के शुरू में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मध्यम तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के बचाव में चला। आंदोलन में बांधों के निर्माण का विरोध किया गया। आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं पर भी सवाल उठाता रहा है। सरदार सरोवर परियोजना में एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने की योजना है। बांध समर्थकों का कहना है कि इस बांध के निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े भाग सहित अन्य 3 पड़ोसी राज्यों में पेयजल, सिंचाई और विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा कृषि उपज में गुणात्मक वृद्धि होगी। बांध का महत्व बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर रोक की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव प्रभावित हो रहे थे। अतः प्रभावित गांवों के लगभग 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मामला सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उठाया गया था। इन गतिविधियों को 1988-1989 में आंदोलन का चेहरा मिला, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने स्वयं को नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल कर लिया। अब बच्चों, इसका वाद विवाद और संघर्ष क्या था? नर्मदा आंदोलन अपने गठन के प्रारंभ से ही सरदार सरोवर परियोजना की विकास परियोजनाओं को बृहत्तर मुद्दों से जोड़कर देखता रहा है। आंदोलन विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक महत्व पर प्रश्न उठाता रहा है। आंदोलन का मुख्य मुद्दा यह रहा कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए व्यय का विश्लेषण किया जाए। आंदोलन के नेतृत्व ने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि इन परियोजनाओं का जन सामान्य के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ा है। आंदोलन के प्रारंभ में यह मांग रखी गई कि परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आंदोलनकारियों ने इन विशाल परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की साझेदारी होनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। आंदोलन ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के फायदे के लिए अन्य को नुकसान क्यों उठाना चाहिए। इस तरह के सवालों के हल को ढूंढते हुए आंदोलन ने अंततः पुनर्वास की मांग से आगे कदम बढ़ाया। अब आंदोलन बड़े बांधों का खुले रूप से विरोध कर रहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात में काफ़ी विरोध हुआ,
लेकिन अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ने यह मान लिया कि लोगों को पुनर्वास आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। सन 2003 में सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने का तीखा विरोध भी झेलना पड़ा है। आंदोलन का कड़ा रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और विकास में कठिनाई पैदा कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी है, लेकिन साथ ही यह भी आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 दशकों से भी अधिक समय तक चला। आंदोलन ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए हर तरह की लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने रखी। आंदोलन में सार्वजनिक रैलियां और सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन आंदोलन अपना कोई विशेष मुकाम हासिल नहीं कर पाया। जन आंदोलन की सबक, तो पहला सबक था जन आंदोलन के द्वारा लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली है। दूसरा जो सबक मिला, इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। तीसरा जो सबक मिला है, सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दे दी है जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। चौथा सबक जो मिला, समाज के गहरे तनावों और जनता के क्षोभ को इन आंदोलनों ने एक सार्थक दिशा दी है। नंबर 5, इन आंदोलनों के सक्रिय भागीदारी के रूप के नए प्रयोग भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। नंबर 6, इन जन आंदोलनों ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। अब बच्चों, जन आंदोलन के सबक का मूल्यांकन। समाज के गहरे तनाव तथा जनता में व्याप्त रोष को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने लोकतंत्र की रक्षा की है तथा भारतीय लोकतंत्र के जना आधार को बढ़ाया है। समाज में जिन दिक्कतों व परेशानियों को राजनीति के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता, उन समस्याओं के हल हेतु विभिन्न सामाजिक समूहों, दलितों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक, महिलाओं तथा सहायक माध्यम के रूप में अमल लाना अधिक सरल हो गया है। इसके पश्चात भारत में पर्यावरणीय आंदोलन द्वारा किए गए प्रयास कौन से थे, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रयास हुआ पर्यावरण के लिए, स्वतंत्र भारत में वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना की गई है। यहाँ सभी प्रकार के जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा, सर्वत्र वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया तथा वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गई। उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। तीसरा प्रयास, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ तथा अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई। नंबर 4 प्रयास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न बांध बनाए गए हैं। बांधों से सिंचाई व विद्युत उत्पादन दोनों का कार्य चलने लगा है। नंबर 5, सड़कों के विकास हेतु यातायात के क्षेत्र में क्रांति लाई गई तथा चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया गया। नंबर 6, रेलवे लाइनों को बिछाकर रेल क्षेत्र का विस्तार किया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाकर टेलीफोन और इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो मैंने प्रश्न दिए हैं उनको कॉपियों में हल करके याद कर लें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।